जिन लोगों को उर्दू से नफ़रत है वो इस चीज़ की मुखालफत कर सकते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। बस मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ कर के शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद उर्दू में मैंने बाद में 3 नारे लगाए थे, जो कि हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में नारा इनकलाब का दिया गया था। दूसरा नारा मैंने लगाया समाजवाद का और एक अपने भारत के संविधान के जिंदाबाद का नारा लगाया। कोई भी असंवैधानिक नहीं है और इस पर किसी को बुरा लगता है तो वो अपने महसूस करें, जो विरोध करना करें, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं। मैंने दादा मोहतरम बख्श साहब के नक्शे कदम पर चल के उन्होंने हमेशा से उर्दू में शपथ ली है, बिस्मिल्लाह पढ़ के शपथ ली है। लास्ट 2019 की जो उन्होंने शपथ ली थी तब भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाया था, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के मैंने बिल्कुल शपथ ली है। मुझे परवाह नहीं, बीजेपी वाले अगर अपोज करते हैं तो करें। मैं अपने कौम के, अपनी जनता के, अपने प्रदेश देश के जो भी आवाज़ जायज़ है, जो जनता की आवाज़ है, उसको उठाता रहूँगा और इस चीज़ की मुझे परवाह नहीं है कि सरकार उसका अपोज करती है या क्या। पुलिस प्रशासन ने सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं पहुँचाया, हमने तो कहा कि चुनाव आयोग तक को चुनौती दी है उनके आदेश को, तो उस पर उन अधिकारियों के ख़िलाफ़ तो सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए था। जिन लोगों ने हमारे एरिया से मुराद है जहाँ हमारे लोगों के वोट ज़्यादा हैं, वहाँ पे वोट डालने से रोका गया, बस्ते हमारे लोगों के छीने गए, BLO से लिस्टें छीनी गईं, लोगों की ज़बरदस्ती आधार कार्ड से, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि इतने डॉक्यूमेंट पे पढ़ सकता है, तो वोट पढ़ने नहीं दिए जा रहे, लोगों पे लाठीचार्ज किया गया और उठा करके एजेंटों को बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चीज़ दिखाती है कि ये लोगों ने कि संविधान को ताक पे रख दिया था, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी और इस प्रकार का जो उल्लंघन किया है, ये लोग सख्त सज़ा के हकदार हैं। और हमने मांग की है, कोर्ट में भी डाला है और चुनाव आयोग और मानवाधिकार आयोग में भी डाली है शिकायत कि इन लोगों के खिलाफ़ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे कि हमें और हमारी जनता को तो इंसाफ मिले और आने वाले समय के वक्त के अंदर कि उन लोगों को भी सबक मिल सके कि कोई इस टाइप की घटना को दोबारा अंजाम नहीं दे। स्वागत है आपका जर्नल मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जियाउर रहमान बर्क। जियाउर रहमान बर्क संभल से नवनिर्वाचित सांसद हैं और पहली बार लोकसभा में जीत कर आए हैं। पहली बार जब इन्होंने शपथ ली तो लोकसभा में हंगामा हुआ। हंगामे की क्या है वजह, आइए जानते हैं। जियाउर रहमान भाई, आपने शपथ ली, उर्दू में शपथ ली थी, इस वजह से कुछ नेताओं को नाराज़गी थी, उन्होंने विरोध किया, आखिर क्या वजह है? देखिए, जिन लोगों को तकलीफ़ थी उन्होंने उसका अपोज किया। खैर, मुझे उस चीज़ की परवाह नहीं कि कौन विरोध कर रहा है। मेरा कल्चर है, मैंने अपने उर्दू में शपथ ली। जिन लोगों को उर्दू से नफ़रत है वो इस चीज़ की मुखालफत कर सकते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। बस मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ कर के शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद उर्दू में मैंने बाद में 3 नारे लगाए थे, जो कि हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में नारा इनकलाब का दिया गया था। दूसरा नारा मैंने लगाया समाजवाद का और एक अपने भारत के संविधान के जिंदाबाद का नारा लगाया। कोई भी असंवैधानिक नहीं है और इस पर किसी को बुरा लगता है तो वो अपने महसूस करें, जो विरोध करना करें, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। अच्छा, आप संभल से पहली बार जीत कर आए हैं। संभल की क्या समस्याएं हैं जिनको आप पार्लियामेंट में उठाएंगे, उनका आप चाहते हैं सॉल्यूशन हो? देखिए, समस्याएं तो हकीकत में काफ़ी सारी हैं जिस पे कि इसमें प्रदेश और देश की सरकार कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है। लेकिन मेरी जब अब अभी तो फ़िलहाल ये शपथ का और स्पीकर के इलेक्शन का और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण हुआ है, जब अब ये शुरू होगा कार्रवाई तो आने वाले समय के अंदर मैं अपने क्षेत्र से, विकास से और जो भी समस्या हैं काफ़ी सारी जो मैंने अभी पॉइंट नोट कर रखे, मैं उनको उठाऊँगा इंशाल्लाह और आप देखेंगे भी उन समस्याओं को मैं रखूँगा। इससे पहले आप विधायक थे, आपका पहला चुनाव है, आपके दादा पहले सांसद रहते थे, तो दादा के जाने के बाद आपको कमी खली होगी। क्या मतलब, क्या कैसा महसूस हुआ जब उनके जाने के बाद? क्या प्रॉब्लम आई आपको चुनाव लड़ने पहली बार फेस करने? भाई, मेरे तो सबसे पहले ज़ाती तौर पर मेरा अपना बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी जो कमी और ख़सारा दादाजी की हुआ है वो ज़िंदगी भर कभी पूरा नहीं हो सकता, वो कमी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे ज़ाती तौर पे भी बहुत नुकसान रहा है मेरी ज़िंदगी का दादाजी की सरपरस्ती हटने से, क्योंकि जो कुछ भी आज मेरे पास है सब उनका ही दिया हुआ है, दादा मोहतरम का। और उनसे जो भी मैं राजनीति में आगे कोशिश करके बढ़ रहा हूँ तो उन्हीं से सब कुछ सीखा है मैंने, और वही मेरे राजनीतिक उस्ताद, मेरे गुरु, मेरे दादा मोहतरम ही रहे हैं। और यकीनन मुझे ज़ाती तौर पे परेशानी भी आई है और चुनाव में राजनीतिक तौर पे भी बहुत परेशानियों का सामना करा है मैंने। दादाजी के नहीं होने की वजह से मुझे बहुत पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से बहुत कोशिश और प्रयास किया गया कि किसी भी तरह से मुझे चुनाव को हराया जाए, लेकिन अल्लाह करम है कि दादाजी ने लोगों की बहुत खिदमत की थी। लोग उनकी मोहब्बत आज मेरे साथ भी कायम है और उन्होंने मुझे बहुत वोटों से अच्छी मोहब्बत से नवाजा है। माननीय अखिलेश यादव जो हमारे नेता हैं,
माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को समझते हुए हमारे इस प्रदेश में इतनी सारी सीटें दी हैं कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता ने बनाया है। इसलिए मैं सबका बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि दादा मोहतरम बख्श साहब के नक्शे कदम पर चल करके इस विरासत को आगे बढ़ा सकूँ। चुनाव के दौरान जब वोटिंग हो रही थी, संभल से काफ़ी सारी वीडियो आ रही थी, प्रशासन लोगों को वोट डालने से रोक रहे थे, आपके साथ भी बदसलूकी की गई। क्या वजह थी प्रशासन को, मतलब किसके कहने पर ऐसा सब कुछ हो रहा था? सीधे सीधा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश के अंदर सरकार थी और है अभी इस समय। तो उन्होंने उस जब चुनाव के समय उन्होंने पूरा पुलिस प्रशासन उनके इशारों पर काम कर रहा था और कहाँ जहाँ चुनाव आयोग चाहता था कि वोट ज़्यादा पड़ें, करोड़ों अरबों रुपए इस बात पे खर्च किए जा रहे थे उनके एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने तो कहा कि चुनाव आयोग तक को चुनौती दी है उनके आदेश को, तो उस पर उन अधिकारियों के खिलाफ तो सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए था जिन लोगों ने हमारे एरिया में, हमारे एरिया से मुराद है जहाँ हमारे लोगों के वोट ज़्यादा हैं, वहाँ पे वोट डालने से रोका गया, बस्ते हमारे लोगों के छीने गए, BLO से लिस्टें छीनी गईं, लोगों की ज़बरदस्ती आधार कार्ड से, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कितने डॉक्यूमेंट पे पढ़ सकता है, तो वोट पढ़ने नहीं दिए जा रहे, लोगों पे लाठीचार्ज किया गया और उठा करके एजेंटों को बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चीज़ दिखाती है कि ये लोगों ने कि संविधान को ताक पे रख दिया था, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी और इस प्रकार का जो उल्लंघन किया है, ये लोग सख्त सज़ा के हकदार हैं और हमने मांग की है, कोर्ट में भी डाला है और चुनाव आयोग और मानवाधिकार आयोग में भी डाली है शिकायत कि इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे कि हमें और हमारी जनता को तो इंसाफ मिले और आने वाले समय के वक्त के अंदर कि उन लोगों को भी सबक मिल सके कि कोई इस टाइप की घटना को दोबारा अंजाम नहीं दे सके। आज पार्लियामेंट में राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उस दौरान उन्होंने नीट का जो पेपर लीक हुआ उसका जिक्र हुआ, आपातकाल का जिक्र हुआ, किस तरीके से देखते हैं उस पूरे भाषण को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं, हम लोगों ने भी बीच में थोड़ा थोड़ा आवाज़ उठाई कि जब वो माननीय राष्ट्रपति जी सरकार का लिखा हुआ अभिभाषण को पढ़ रही थी, तो हमारा कहना था कि जहां आप उनकी खूबियों को गिनाने का प्रयास करनी है, उनकी जो कमियां हैं उनको भी बताइए कि इन 10 साल के अंदर सरकार ने किस तरह से लोगों को कहां से लाकर कहां पहुंचा दिया, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ गई, लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान का आमदनी दोगुनी करने कही थी, उनका अपना खर्चा निकल पाना मुश्किल है, नीट और बाकी सारी जो पेपर्स हैं वो पहले ही लीक हो रहे हैं, सरकार चलाने में फेल है, अगर खुद कर रहे हैं तो भी साजिश के ये हकदार हैं और अगर नहीं कर रहे हो रहा है तो भी इनसे सरकार नहीं चल पा रही। तो ये सारी समस्याएं जो हैं बीजेपी की, हम तो ये चाहते थे कि राष्ट्रपति महोदय जी उनको भी रखें और बताएं कि किस प्रकार से करप्शन बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, पता चलना चाहिए लोगों को और इस पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि पार्टी से हट करके आगे देखें। तो हम तो बिल्कुल चाहते हैं पार्टी से हट करके हम देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन चीज़ का जिक्र करके उसका समाधान भी बताना चाहिए। अच्छा, जब आप पार्लियामेंट में शपथ ले रहे थे तो आपके उस पर विवाद हुआ, उसके अलावा एक और शपथ थी असदुद्दीन ओवैसी की, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, उन्होंने फ़िलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया, जय फ़िलिस्तीन का, उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या जायज़ है पार्लियामेंट में? कि मैं उनकी शपथ पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था और मैंने दादा मोहतरम बख्श साहब के नक्शे कदम पर चल के, उन्होंने हमेशा से उर्दू में शपथ ली है, बिस्मिल्लाह पढ़ के शपथ ली है। लास्ट 2019 की जो उन्होंने शपथ ली थी तब भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाया था, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के मैंने बिल्कुल शपथ ली है। मुझे परवाह नहीं, बीजेपी वाले अगर अपोज करते हैं तो करें, मैं अपनी कौम के, अपनी जनता के, अपने प्रदेश देश की जो भी आवाज़ जायज़ है, जो जनता की आवाज़ है उसको उठाता रहूँगा और इस चीज़ की मुझे परवाह नहीं है कि सरकार उसका अपोज करती है या क्या करती है। आप युवा हैं, एक युवाओं का आप दर्द समझ सकते हैं। कुछ युवा हैं जो UAPA के तहत जेलों में बंद है काफ़ी सालों से, CA का प्रोटेस्ट हो उसके आरोप में, दिल्ली दंगे के आरोप में। क्या आप पार्लियामेंट में उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, जो भी मेरी कौम, मेरे नौजवान साथियों के साथ जो ज़्यादती या इल्लीगल उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, अगर तो उनके लिए मैं उनकी आवाज़, दादा मोहतरम की आवाज़ बन करके मैं इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा। क्या पार्लियामेंट में हमें दोबारा शफीकुर रहमान बख्श साहब दिख पाएंगे? देखिए, दादा मोहतरम बख्श साहब की मैं बिल्कुल बेबाकी से इस बात को कहना चाहता हूँ, उनकी जगह मैं क्या कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता।
जिस तरह से उन्होंने राजनीति पॉलिटिक्स की है, जो खदमात की हैं, वो एक हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भी एक उन्होंने मिसाल कायम की है। मैं उनकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उनके नक्शे कदम पर चल कर उसी तरह से लोगों की खदमत को अंजाम दूँ। शुक्रिया। तो ये थे ज़ियाउर रहमान बर्क। इनका कहना है कि हम पार्लियामेंट में हर एक उस मज़लूम की हर एक मुद्दे को उठाएंगे जिस पर कोई भी बोलने से संकोच करता है।